दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में रिश्तों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लोग अपने घर परिवार और रिश्तों को बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। लेकिन क्या हो जब इन्हीं पवित्र रिश्तों के नाम पर हवस का एक ऐसा गंदा और खौफनाक खेल खेला जाए जो किसी की सांसें ही छीन ले। जरा इमेजिन करके देखिए, एक महिला अपने पति की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही है। पूरा गांव उसके आंसू पोंछ रहा है। पुलिस उस महिला की बात मानकर पड़ोसियों को पकड़ भी लेती है। लेकिन जब उस महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जो पूरे केस को पलट कर रख देता है। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके सगे समधी का होता है। आखिर एक सास और समधी के बीच आधी रात को क्या पक रहा था? दोस्तों, आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह एक ऐसे विश्वासघात की कहानी है जिसे सुनकर आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज रिश्तों के उस अंधेरे कोने से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाली एक मंजर है 15 अप्रैल 2026 की सुबह का, उत्तर प्रदेश के संभल जिले का धनारी थाना क्षेत्र और वहां बसा एक शांत सा गाँव बीरावटी। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। 45 वर्षीय नरेश कुमार, जो पेशे से एक किसान थे, वो हर रोज की तरह आज सुबह चाय पीने अपने घर नहीं आए थे। नरेश दिन रात अपने खेतों और फसलों की रखवाली करते थे और वहीं सोते थे। जब नरेश घर नहीं लौटे तो उनकी 40 वर्षीय पत्नी शीला देवी ने उनके नंबर पर कॉल किया। नंबर स्विच ऑफ था। शीला देवी अचानक बहुत परेशान होने का नाटक करने लगी। उन्होंने अपने जेठ और जेठानी को उठाया और रोते हुए उन्हें अपने साथ खेत में ले गई। जैसे ही वो लोग खेत पर पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। खेत की गीली मिट्टी पर नरेश कुमार की बेजान शरीर पड़ी हुई थी, यानी लाश पड़ी हुई थी। उनके गले में उनका ही गमछा बहुत बेरहमी से कसा हुआ था। शीला देवी लाश को देखते ही जमीन पर गिर पड़ी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। गांव की औरतें शीला को चुप करा रही थी। सबको लग रहा था कि एक बेचारी औरत का सुहाग उजड़ गया है। जब पुलिस वहां पहुंची और शीला से पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है, तो शीला ने रोते हुए तुरंत अपने चचेरे देवर यानी पड़ोसी में जो रहता था मनमोहन नाम का ले लिया। पुलिस भी इस जाल में फंस गई। शीला ने बताया कि मनमोहन के परिवार से उनका 1 बीघा जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था और उन्होंने ही नरेश को मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तुरंत मनमोहन और उसके परिवार को उठा लिया। सब कुछ शीला के प्लान के मुताबिक चल रहा था। नरेश रास्ते से हट चुका था और दुश्मन पुलिस के शिकंजे में थे। पुलिस ने मनमोहन के परिवार से सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने जमीनी विवाद का बात कबूल की, लेकिन कसम खा कर कहा कि उन्होंने नरेश को नहीं मारा। पुलिस जब घटनास्थल यानी खेत पर गई तो उन्हें वहां कोई सबूत नहीं मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सिर्फ इतना साफ हुआ था कि हत्या गला दबाकर की गई है और मौत रात 8 से 10 बजे के बीच हुई है। जब पुलिस को मनमोहन के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने अपना दिमाग घुमाया और सादे कपड़ों में गांव वालों से नरेश के परिवार के बारे में पूछताछ शुरू की। और दोस्तों, गांव की औरतों और पड़ोसियों से पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। लोगों ने दबी जबान में बताया कि शीला देवी का चाल चलन ठीक नहीं है। उनका किसी के साथ गहरा अफेयर चल रहा था और नरेश ने इस बात की भनक लग चुकी थी। यह सुनते ही पुलिस वालों का माथा ठनका। पुलिस तुरंत थाने लौटी और उन्होंने शीला देवी का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डालकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। जब वो लंबी चौड़ी CDR रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस रिपोर्ट में एक नंबर ऐसा था जिसने शीला देवी दिन रात घंटों बात किया करती थी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि 14 अप्रैल की रात, जिस दिन रात नरेश का कत्ल हुआ था, उस रात भी शीला की उस नंबर पर कई बार बातचीत हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर का मालिक का नाम और पता निकाला तो पुलिस वाले भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वो नंबर था 40 वर्षीय सत्यपाल का, जो कोई बाहर वाला नहीं बल्कि नरेश और शीला का सगा समधी था। जी हाँ दोस्तों, नरेश के बड़े बेटे किरणपाल की शादी सत्यपाल की बेटी गुड्डू से हुई थी। यानी जिस आदमी का वो कॉल डिटेल्स थी वो शीला देवी को अपनी सगी बहू का बाप था। पुलिस ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए 16 अप्रैल को सत्यपाल और शीला देवी दोनों को उठा लिया। जब पुलिस ने 3rd डिग्री दी तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब आप खुद सोचिए, एक सास और समधी के बीच ऐसा गंदा खेल कैसे शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत तब हुई जब नरेश ने अपने बेटे किरणपाल की शादी सत्यपाल की बेटी गुड्डू से की। शादी के बाद सत्यपाल का अपनी बेटी के ससुराल यानी नरेश के घर आना जाना शुरू हो गया। सत्यपाल की अपनी पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। इधर शीला देवी का पति नरेश दिन रात खेतों में काम करता था और वहीं सोता था। शीला और नरेश के बीच अब कोई भावनात्मक या शारीरिक रिश्ता नहीं बचा था। जब सत्यपाल घर आता
तो वो अपनी समधन शीला से हंसी मजाक करता। बातों बातों में ये हंसी मजाक इतने आगे बढ़ गए कि दोनों ने समाज और रिश्तों की सारी मर्यादाएं लांघ दी। शीला और सत्यपाल के बीच एक बहुत ही गहरा और नाजायज रिश्ता बन गया। अब सत्यपाल अक्सर अपनी बेटी से मिलने के बहाने नरेश के घर आने लगा और मौका देखकर शीला के साथ बंद कमरों में वक्त बिताने लगा। ये गंदा खेल कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि पाप की बदबू एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। गांव में उड़ती हुई खबर जब पति नरेश के कानों तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। नरेश को यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसके सगे समधी के साथ ऐसा कर सकती है। नरेश को सबसे बड़ा डर ये था कि अगर यह बात उसके बेटे किरणपाल और बहू गुड्डू को पता चली तो उनके बच्चों का घर टूट जाएगा। नरेश ने शीला को बहुत समझाया, लेकिन शीला पर हवस का भूत सवार था। मजबूर होकर नरेश ने अपनी पत्नी पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी और अपने सत्यपाल को सख्त हिदायत दे दी, आज के बाद मेरे घर की चौखट पर कदम मत रखना। सत्यपाल का घर आना बंद हो गया। शीला और सत्यपाल अब सिर्फ फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन दूरियां उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन शीला ने फ़ोन पर सत्यपाल से एक ऐसा खौफनाक फैसला सुनाया जिसने नरेश की मौत पर मुहर लगा दी। शीला ने कहा, जब तक मेरा पति जिंदा है हम ना तो मिल सकते हैं और ना खुलकर बात कर सकते हैं। उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। सत्यपाल भी शीला के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वो तुरंत इस खून के लिए तैयार हो गया। शीला बहुत शातिर थी। उसने प्लान बनाया कि नरेश को मारेंगे और इल्जाम जमीनी विवाद वाले पड़ोसी मनमोहन पर डाल देंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। 14 अप्रैल 2026 की रात नरेश अपने खेत पर था। रात 8:30 बजे शीला खाना लेकर घर से निकली, लेकिन घर से निकलने के ठीक पहले उसने सत्यपाल को फ़ोन किया, मैं खेत पर पहुंच रही हूँ, तुम भी चुपचाप वहाँ आ जाओ, आज फैसला हो जाएगा। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, रात के उस अंधेरे खेत को नरेश वहाँ अकेला बैठा था। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसके लिए खाना ला रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खाना नहीं बल्कि उसकी मौत परोसी जा रही है। शीला खेत पर पहुंची, उसने नरेश को खाना दिया और ठीक उसी वक्त अंधेरे से निकलकर सत्यपाल वहां आ गया। इतनी रात को अपने समधी को खेत में देखकर नरेश भड़क गया। इससे पहले कि नरेश कुछ समझ पाता या झगड़ा करता, शीला और सत्यपाल ने उस पर हमला कर दिया। दोनों ने मिलकर नरेश को जमीन पर गिरा दिया और जो गमछा नरेश के गले में था उसी गमछे को खींचकर दोनों ने जब तक नरेश का गला घोटा, जब तक उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए नहीं रुक गई। नरेश का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया। शीला ने नरेश का मोबाइल निकाला, स्विच ऑफ किया और सत्यपाल को दे दिया। सत्यपाल वहां से अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। शीला बड़े आराम से घर आई और सो गई और अगली सुबह उसने रोने धोने का वही खौफनाक नाटक किया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेजा तो इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक असर नरेश की बहू यानी सत्यपाल की बेटी गुड्डू पर पड़ा। जब गुड्डू को पता चला कि उसके ही पिता और उसकी सास ने मिलकर उसके ससुर की हत्या की है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड्डू सीधा थाने पहुंची। उसने अपने पिता सत्यपाल को रोते हुए फटकार लगाई और कहा, जो घिनौना काम आपने किया है, क्या आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? क्या आपको नहीं लगा कि आपकी इस नीच हरकत में मेरी ज़िंदगी, मेरा घर और मेरी शादी बर्बाद हो जाएगी? सत्यपाल के पास बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ सिर झुकाए खड़ा रहा। दोस्तों, नरेश ने सिर्फ अपने बेटे का घर टूटने से बचाने के लिए बात को दबाया था, लेकिन उसी फैसले ने उसकी जान ले ली। आज शीला और सत्यपाल दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब इंसान के सिर पर वासना और स्वार्थ सवार हो जाता है तो वो रिश्ते, मर्यादा और इंसानियत सब कुछ भूल जाता है। इस पूरी घटना को सुनकर आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, इस घर के तबाही का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? ऑप्शन ए, शीला देवी, जिसने अपने पति को धोखा दिया और एक नाजायज़ रिश्ते के लिए उसने उसका कत्ल करवा दिया। या फिर ऑप्शन बी, सत्यपाल, जिसने अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर दिया और अपने समधी की जान ले ली। या फिर ऑप्शन सी, नरेश का वो फैसला जिसने बदनामी के डर से शुरू में पुलिस या समाज को कुछ नहीं बताया और खुद ही मामले को संभालने की कोशिश की। अपनी राय और अपना गुस्सा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। आपकी विवेक राय समाज में जागरूकता ला सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से समाज को कोई सीख मिलती है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको और आपके परिवार को सचेत करना था। मैं हूं मनीष। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय हिंद।